हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएसपी क्लासेस। माई सेल्फ संपदा मिश्रा और डिस्कस करेंगे आपसे आज डाइजेस्टिव सिस्टम के सेकंड पार्ट पे। फर्स्ट पार्ट में आपने देखा था, हमने यहाँ पे आपको जजनम तक क्लियर करा लिया था। जब हम इलियम हमारा हो रहा था उसी समय कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से वो वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी उसके बाद की। तो आज हम क्या करेंगे, उसी वीडियो को कंटिन्यू करेंगे और आज आपका डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा कंप्लीट करने की कोशिश की जाएगी। साथ में आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप यहाँ पे सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारा उत्साहवर्धन होता रहे। तो चलते हैं, आज यहाँ पे इलियम पे आते हैं। तो इलियम जो होता है वो आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है और लार्ज इंटेस्टाइन है, दोनों के मिलान बिंदु पे होता है। यहाँ पे ये आपका इलियम होता है। आपने जजनम में देखा था कि यहाँ पे भोजन का एब्जॉर्प्शन हो जाता है, अवशोषण होता है। तो बात अगर करें हम इलियम की, तो यहाँ पे ना तो एब्जॉर्प्शन होगा और ना ही यहाँ पे डाइजेशन होगा। दोनों काम यहाँ पे इलियम में नहीं होता है। ठीक है, तो ये तो रहा आपका इलियम। अब हम बात करते हैं आपके लार्ज इंटेस्टाइन की। जो ये लार्ज इंटेस्टाइन है आपको साथ में पहले बता दें कि जो आपकी छोटी आंत होती है, जो छोटी आंत होती है वो बड़ी आंत से लंबी होती है। ये बात आपको मालूम होना चाहिए। छोटी आंत सोच के आप छोटा ना समझिएगा यहाँ पे। तो छोटी आंत जो होती है वो बड़ी आंत से लंबी होती है, लेकिन मोटाई जो होती है वो बड़ी आंत की होती है। छोटी आंत की आपकी लंबाई आपकी हो जाएगी 6.1 हो जाती है। 6.1 मीटर छोटी आंत की लंबाई होती है, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन की। और अगर लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें तो ये 1.5 मीटर होता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं ये लार्ज इंटेस्टाइन में कौन कौन से पार्ट होते हैं। इसके 3 पार्ट्स होते हैं, सीकम, कोलन और रेक्टम। अगर हम सीकम की बात करें तो सीकम में यहाँ पे जल व दवाओं का यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है सीकम में। अगर हम बात करते हैं कोलन की, तो यहाँ पे आपका लिक्विड और जो सॉलिड पार्ट है वो अलग अलग हो जाता है यहाँ कोलन में। अब अगर हम रेक्टम की बात करते हैं तो रेक्टम में जो भी पचा हुआ भोजन होता है, डाइजेस्टेड फूड जो होता है, वो यहाँ आके चिपक जाता है, मतलब यहाँ पे आके इकट्ठा हो जाता है। और जब ये इकट्ठा हो जाता है फिर ये एनएस के थ्रू हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। तो ये तो रही आपकी बात। अगर यहाँ पे हम अपेंडिक्स की बात करें तो अपेंडिक्स जो होता है वो आपके सीकम से ये जुड़ी हुई संरचना होती है, जो कि उंगली नुमा संरचना होती है ये। और इसकी ज़रूरत क्या थी, पहले थी जब हम केवल हर्बीवोर्स थे तब सेल्यूलोज को पचाने में इसकी हेल्प होती थी। बट अब हम ओमनिवोर्स हो गए हैं तो यहाँ अब ये इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अभी भी अगर जब भोजन आपका स्मॉल इंटेस्टाइन से होता हुआ लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है और कभी कभार अगर भोजन अपेंडिक्स में जाके चिपक जाता है, इस अपेंडिक्स में जाके अगर भोजन चिपक जाता है तो भोजन के सड़ने के साथ साथ अपेंडिक्स भी सड़ जाता है। इन दैट कंडीशन आपको वहाँ पे अपेंडिक्स को काट के निकालना पड़ता है। अगर ये अपेंडिक्स उस टाइम पे नहीं निकाला गया और ये अपेंडिक्स फिर ये क्या करेगा, ये अपेंडिक्स पूरा ये ब्लास्ट कर जाएगा और हमारी डेथ भी हो सकती है। तो यहाँ पे आपका ये अपेंडिक्स था। ठीक है, तो यहाँ तक का क्लियर हो गया। साथ में कल मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको लीवर और पैंक्रियाज के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन वहाँ पे भी करूँगी। तो ये आपका पैंक्रियाज के बारे में मैं डिस्कस करती हूँ, पैंक्रियाज और ये लीवर। तो पहले लीवर का ही करते हैं। लीवर जो होता है वो हमारे शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, हमारे शरीर की सब लार्जेस्ट ग्लैंड। अगर आपसे कोई पूछे कि लार्जेस्ट ग्लैंड हमारी बॉडी की कौन सी होती है तो आप बोल सकते हैं लीवर। आपको बता दें कि लीवर में रीजनरेशन बहुत ही ज़्यादा होता है। यहाँ पे रीजन सबसे ज़्यादा, अगर कोई कहे कि किस पार्ट में बॉडी में रीजनरेशन कहाँ होता है तो आप बता सकते हैं लीवर में। यहाँ पे लीवर क्या क्या करता है, ये ग्लाइकोजन का लीवर में संचय होता है, विटामिन ए, डी, ई का भी संचय होता है और वसा का भी संचय, वसा का भी यहीं पे संचय होता है। किसमें? लीवर में। अगर हम बात करते हैं कि ये क्या क्या करता है, ये पित्त रस का उत्सर्जन करता है, पितरथ का, साथ में यूरिया का भी उत्सर्जन करता है। ये दोनों काम, एक्सक्रीशन, उत्सर्जन मीन्स एक्सक्रीशन, तो ये पितरस का भी उत्सर्जन करता है, एक्सक्रीशन करता है और साथ में यूरिया का भी। साथ में ये वसा का पाइसीकरण करने का काम भी लीवर करता है। पाइसीकरण मतलब क्या, जल में घोल देना, जल में घुलने का काम, तो वो हो जाता है पाइसीकरण। तो वसा के पाइसीकरण का भी काम होता है। साथ में प्लीहा में ये रक्त को संचय करने का भी काम करता है। प्लीहा मीन्स स्प्लीन, यहाँ पे रक्त को इकट्ठा करने का, बॉडी को, ये जो आपका ब्लड है उसको इकट्ठा करने का काम करता है। प्लीहा को हम एक और नाम से जानते हैं जिसको कहते हैं ब्लड बैंक। स्प्लीन को हम लोग ब्लड बैंक कहते हैं। यहाँ पे ब्लड क्या होता है आपका, इकट्ठा रहता है। अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे पित्त रस की,
तो यहाँ ये जो आपका पित्त रस है, ये किसमें निर्माण होता है? कोई पूछे कि पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है, तो आप सीधे बता सकते हैं कि इस पित्त रस का निर्माण यकृत में होता है, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये पित्त रस का उत्सर्जन करेगा। उत्सर्जन कैसे करेगा? जब उसमें बना रहेगा। तो पित्त रस का यहाँ पे क्या होता है? निर्माण यहाँ पे होता है, यहाँ पे यकृत में होता है। और अगर हम कहें कि इसका संचय कहाँ होता है, इकट्ठा कहाँ पे होता है ये, तो ये पित्ताशय में इकट्ठा होता है। पित्ताशय मतलब गॉल ब्लैडर, ठीक है, ये गॉल ब्लैडर में इकट्ठा होता है और इसका निर्माण कहाँ होता है? यकृत में होता है। और इसको पित्ताशय में इकट्ठा कौन करता है? इसको पित्ताशय में यहाँ पे कौन करता है? यही आपका जो पैंक्रियाज है, ये जो पैंक्रियाज है ये लीवर से पित्त रस को ले जाता है और जाके आपके जो गॉल ब्लैडर है वहाँ पे इकट्ठा करता है, ठीक है। तो इस बात पॉइंट को ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। अगर जब भी पूछा जाएगा कि यहाँ पित्त रस का आपसे कहा जाएगा कि निर्माण कहाँ होता है, तो आप सीधे बताएंगे आपके यकृत में उसका निर्माण होता है। और आपसे कहा जाए कि वो कहाँ उसका संचय होता है, कहाँ इकट्ठा होता है, तो पित्ताशय में। कौन करता है? करता कौन है? आपका पैंक्रियाज इकट्ठा करता है, ठीक है। तो इस पॉइंट को, इसका पीएच मान कितना होता है पित्त रस का? 7.8 to 8.3, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। प्लस आपका काम क्या होता है पित्त रस का? क्या करता है ये पित्त रस? ये क्या करता है? ये प्रोटीन को कार्बोहाइड्रेट में चेंज कर देता है, कार्बोहाइड्रेट को फिर फैट में चेंज कर देता है, साथ में ये वसा का पायसीकरण भी करता है, मतलब जल में घोलने का काम भी करता है, ठीक है। अब ये जो आपका पित्त रस है वो दो तरीके का होता है, बिलिरुबिन और बिलिबर्डिन होता है। ये क्या होता है? यहाँ बिलिरुबिन जो होता है वो पीले कलर का, पीला, और ये हरा। तो ये जब बिलिरुबिन की मात्रा ही रक्त में जब बढ़ जाती है हमारे पित्ताशय में, पित्त रस में, तो जब इसकी मात्रा बढ़ जाती है हमारे शरीर में, तो यहाँ पे आपको फिर पीलिया जो आपका डिजीज होता है वो इसी की वजह से हो जाता है। तो यहाँ पे आपको इतना क्लियर हो गया है। अब मैं बात कर देती हूँ आपकी पैंक्रियाज की। पैंक्रियाज अग्नाशय जिसे कहते हैं, ये लीवर के बाद हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, यानी दूसरे नंबर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? ये पैंक्रियाज होती है। फिर हम आ जाते हैं, यहाँ से क्या होता है? मैंने कल भी आपको बताया था कि यहाँ से अग्नाशयी रस निकलता है, जिसे हम पैंक्रियाटिक जूस भी कहते हैं। तो यहाँ से अग्नाशयी रस निकलता है, जिसको हम पूर्ण पाचक रस भी कहते हैं। साथ में आपके पैंक्रियाज को हम यहाँ पे मिश्रित ग्रंथि भी कहते हैं, इसे हम मिक्स्ड ग्लैंड भी कहते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे एंजाइम्स और हार्मोन्स दोनों का ही श्रावण होता है, दोनों का सिक्रीशन होता है, एंजाइम्स और हार्मोन्स। किस एंजाइम का श्रावण होता है? तो ट्रिप्सिन का होता है। किसका होता है? ट्रिप्सिन का होता है, जो कि प्रोटीन का पूर्ण पाचन करता है, ठीक है। और साथ में अगर हार्मोन्स की बात करें, जो कि इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है यहाँ से, तो इंसुलिन क्या करता है? रक्त में ग्लूकोज का नियंत्रण कंट्रोल करता है। आपको पता होना चाहिए कि ग्लूकोज का, आपको पता भी है कि ग्लूकोज बढ़ने से, रक्त में अगर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती है तो शुगर हो जाता है, डिजीज, आपने डायबिटीज़ का नाम सुना होगा, तो वो हो जाता है। तो ये इंसुलिन और ग्लूकोज में आपका जो अगर आप समझना चाहें तो इससे समझ सकते हैं कि जब भी इंसुलिन की मात्रा ज़्यादा होगी तो ग्लूकोज की मात्रा कम होगी, अगर ग्लूकोज की मात्रा कम होगी तो इंसुलिन की मात्रा ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इन चीज़ का ध्यान रखेंगे यहाँ पे। तो ये आपका जो पॉइंट था। साथ में मैं आपको बता दूं, अगर डाइजेस्टिव सिस्टम की मैं बात कर रही हूँ, तो सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम को किसने बताया था उसके बारे में? तो विलियम वुमेंट ने बताया था। विलियम वुमेंट, इन्होंने आपको बताया था। कल की वीडियो आप ज़रूर देखें, कल और आज की वीडियो को मिला के आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम का ये पार्ट था ये पूरा कंप्लीट हुआ। इससे जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सब मैंने कोशिश की है कि कम टाइम में आपको सब कुछ दे दिया जाए और आपके एग्जाम में आपके क्वेश्चन ना छूटें। तो कल वाली वीडियो भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बल्कि मुझे लगता है 80% सिलेबस वहाँ पर मैंने 80% आपका ये टॉपिक कंप्लीट करा दिया था। तो आप उसे ज़रूर देखें। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और ये पूरा देख लें आप इसको। साथ में आपका बचा हुआ है आपका टंग और टीथ, ये दोनों मैं जल्दी से उसका भी वीडियो लाऊंगी और ये भी कंप्लीट करा देती हूँ, जिससे ये पूरा पार्ट आपका कंप्लीट हो जाता है। तो ये आप ज़रूर देख लें। कहीं से कोई आपको परेशानी हो तो आप ज़रूर कमेंट में डालें। और थैंक यू सो मच। आप वीडियो को शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।